ट्वेल्थ क्लास तक तो पता ही नहीं था कि पीसीएस अधिकारी और आईएएस अधिकारी होते क्या हैं। हिंदी साहित्य आपका रहा है, जी तो सर। हिंदी साहित्य लेने के पीछे क्या कारण था? अच्छा, जैसे कई बच्चे ऑप्शन को बड़े हल्के में ले लेते हैं कि प्रीलिम्स निकल जाए फिर लेंगे, तो ऐसे लोगों को आप क्या सलाह देना चाहेंगे? दो तीन तरह के मिथ हैं यूपीएससी को लेकर, वो आपको तोड़ने समझना पड़ेगा उनको। पहला मिथ तो ये है कि अंग्रेजी अगर आपको नहीं आती तो आप यूपीएससी नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है। अच्छा, खम्मा गड़ी। क्षमा करें सर। कैसे हैं आप? अच्छा हूँ सर। बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। धन्यवाद और सर। क्या जबरदस्त स्टोरी है आपकी। तो जी सर। स्वागत करता हूँ ओजांग फाउंडेशन के इस मंच पे। और जी मैं सर। बस चाहूंगा कि बच्चे आपके संघर्ष से सीखे, क्योंकि आपकी कहानी बड़ी स्ट्रगल की कहानी है, बहुत ज्यादा संघर्ष की कहानी है और इंसान की उम्मीदों की कहानी है। जी सर। तो स्वागत करता हूँ मैं ईश्वर गुर्जर जी का, जिन्होंने इस बार यूपीएससी में 644वीं रैंक निकाली है। और बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। मुझे लगता है कि हर उस इंसान की कहानी है जो संघर्ष करके आगे बढ़ना चाहता है, जिसको लगता है कि यूपीएससी सिर्फ गोल्डन बॉयज या गोल्डन गर्ल्स का जो है वो एग्जाम है, बहुत ही हाई फाई जगह से पढ़कर आए हो, टॉप नॉच जो है आपके पास एजुकेशन हो। लेकिन आज हमारे बीच में एक हीरो ऐसे भी हैं जिन्होंने ये दिखा दिया कि जिंदगी में आप अगर चलते रहते हो तो कहीं भी आप पहुंच सकते हो। स्वागत करता हूँ ईश्वर गुज्जर जी आपका इस बार, और उम्मीद करूंगा कि आप जो है अपनी कहानी को हमारे दोस्तों के बीच में, हमारी ऑडियंस के बीच में आप बता पाएंगे। और जी सर। आपकी कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। मैं एक छोटा सा एक परिचय दे दूं कि बहुत से लोग कहते हैं कि साहब मैंने 11 ट्वेल्थ या 10th में मेरे मार्क्स अच्छे नहीं आए, तो मैं यूपीएससी कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ, बच्चे पूछते रहते हैं। आप 10th में किसी सब्जेक्ट में फेल हो गए थे जी सर। और आपने पढ़ाई छोड़ने का मन बना लिया था जी सर। कि नहीं पढ़ना है। जी। आपके पिता ने आपको मोटिवेट किया और फिर से आप पढ़ाई में लौटे। हालांकि उस साल जी। 10वीं में आपके बड़े कम मार्क्स आए, 54% मार्क्स रहे। लेकिन फिर आपने 12th क्लास में और मेहनत की और 68% मार्क्स आप लेकर आए। जी सर। और लाइफ में जैसे कि एक मिडिल क्लास फैमिली का एक लड़का जो होता है, किसी तरह से नौकरी लग जाए, फिर आपने वो नौकरी भी की। लेकिन मन में एक उम्मीदें थी कि नहीं, हमें आगे लेके जाना है और अपनी जगह पहुंचनी है। तो बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी आपके साथ होने वाली है। स्वागत करता हूं आपको सुनने के लिए, जानने के लिए। सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा कि आप अपने बारे में कुछ बताएं। जी सर, मैं राजस्थान के भीलवाड़ा जिले के एक छोटे से गांव से संबंध रखता हूं। हम्म। और मैंने अपनी सारी पढ़ाई अपने गांव के पास के स्कूल से, सरकारी विद्यालय से ही प्राप्त की है। जी। मैं एकेडमिक रूप से बहुत अच्छा विद्यार्थी नहीं रहा। ये हो सकता है मेरे व्यक्तिगत कारण रहे हो, या फिर हो सकता है शैक्षिक परिवेश ऐसा नहीं रहा हो। इस वजह से जो है मेरी पढ़ाई उतनी अच्छी स्तर की नहीं थी। हालांकि इसमें जो है मेरे ऐसा नहीं कह सकता कि शिक्षकों का या विद्यालय का दोष है। ऐसा परिवेश नहीं था शिक्षा को लेकर। तो तो ये जागरूकता। जागरूकता नहीं थी। और जैसे सर हमारे यहाँ क्या होता है कि 10वीं में और 8वीं में ज्यादातर बच्चे फेल होते हैं। और फेल होने के बाद क्या करते हैं कि जो छोटे मोटे रोजगार होते हैं, आइसक्रीम की लाड़ी पे चले जाना, दुकान लगा लेना, या दूसरे धंधों में चले जाना। तो हम्म। इस तरह के विकल्प उनके सामने होते हैं। तो मेरा भी यही था कि कक्षा 10 में फेल हो गए, तो अब पापा की दुकान थी पहले, छोटी सी किराना की, तो अपन भी किराना की दुकान पे बैठ जाएंगे। लेकिन हमारे एक रिलेटिव है, नाथूलाल जी टियारे साहब, और मेरे पिता का भी ये मन था। और उनका जो है बड़ा सहयोग था, उनके कहने उन्होंने ही मेरा फिर से जो है कक्षा 10 में एडमिशन करवाया था। और बिल्कुल। पिताजी ने ये कहा था कि मैंने जीवन भर दुकान चलाई है, खेती बाड़ी की है, सारे काम किए हैं, लेकिन जो है ये काम तुझे नहीं करना है। तो फिर हालांकि मेरा मानस ये था कि चलो हो गया है, सारे बच्चे छोड़ते हैं, क्योंकि मेरे कजन जो है एक दो, उन्होंने अपनी स्कूलिंग छोड़ दी थी 10th के बाद। तो मुझे लगा ये कोई नई चीज नहीं है, तो छोड़ देते हैं, स्कूल नहीं जा पाएंगे, नहीं पढ़ पाएंगे। लेकिन जो है नाथुलाल जी के ने मेरा एडमिशन करवाया, और पिता के सहयोग की वजह से मैं फिर से पढ़ पाया। फिर वहां से आपने शुरू किए, हाई स्कूल में जो है वो सेकंड डिवीजन आपका आया। जी फिर सर। 12th क्लास में आप पढ़ाई करने उतर गए। जी। और फिर 12th क्लास में ऐसा क्या हुआ कि सेकंड डिवीजन से आप फर्स्ट डिवीजन की तरफ गए? क्या चीज मोटिवेट कर गई आपको? जी सर, मैं एक बात मेंशन करना चाहूंगा। जैसे विद्यार्थी जो है वो अपने परिवेश से बहुत कुछ सीखता है, अपने दोस्तों से बहुत कुछ सीखता है। जैसे किसी मनोवैज्ञानिक ने भी कहा है कि आप अपने बच्चे के केवल दोस्त जो है वो डिसाइड कर दीजिए, उससे उसका भविष्य तय हो जाएगा। तो कक्षा 10 में फेल होना मेरे जीवन का एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। उसके बाद मुझे काफी अच्छे दोस्त मिले,
जो पढ़ाई में होशियार थे और उनकी संगत में मैं रहने लगा, तो शायद उस संगत का ही असर है कि मैं जो है ट्वेल्थ में एक अच्छा विद्यार्थी बन के उभरा। फिर शिक्षकों ने भी मुझे नोटिस करना स्टार्ट किया कि यार ये बच्चा पहले ज्यादा होशियार नहीं था लेकिन अभी पढ़ने का प्रयास कर रहा है। तो ट्वेल्थ तक आते आते मेरे मन में वो जिज्ञासा जाग चुकी थी कि मैं भी एक अच्छा विद्यार्थी बन सकता हूँ और हो सकता है आगे जीवन में शिक्षा के क्षेत्र में ही कुछ अच्छा कर जाऊं। वंडरफुल। लेकिन आपने 12th पास कर लिया, इसके बाद फिर एक समय आया कि नौकरी चाकरी करनी थी, तो उस समय भी अभी सिविल सर्विसेज आपके दिमाग में नहीं था? नहीं आप सर, इवन सर ट्वेल्थ क्लास तक तो पता ही नहीं था कि पीसीएस अधिकारी और आईएएस अधिकारी होते क्या हैं। सही। जैसे एक इंटरेस्टिंग किस्सा है सर कि हमारे मैं जब ट्वेल्थ क्लास में था तो कैरियर डे के ऊपर सब बच्चों को पूछा जा रहा था कि आप आगे बड़े होके क्या बनोगे। जी। तो उनमें वहां किसी एक लड़की ने ये बताया था कि मैं आरएस बनूंगी, राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में जाऊंगी, प्रशासनिक अधिकारी बनूंगी। तो मैं और मेरे दोस्त जो लाइन में पीछे बैठे थे, हमारा जो ग्रुप था, हमने सोचा ये क्या होता है, आरएस क्या होता है। हम्म। तो हमें ये नहीं पता था कि ये प्रशासनिक अधिकारी क्या होता है या अ, भविष्य में जो है कैरियर के लिए ये भी विकल्प है। ये हमें ट्वेल्थ क्लास के बाद पता चला। क्या बात है। फिर 12th के बाद कैसी रही जर्नी? ट्वेल्थ के बाद सर मैंने जो है हमारे गांव में एक प्राइमरी टीचर आए थे, महावीर जी सर। तो उन्होंने ट्वेल्थ क्लास के बाद शिक्षा शास्त्र में 2 साल का डिप्लोमा होता है, वो करने के बाद वो प्राइमरी टीचर लगे थे सरकारी स्कूल में। हम्म। तो उन्होंने मुझे ये बताया कि ट्वेल्थ क्लास के बाद आप 2 साल का शैक्षिक शिक्षा शास्त्र में डिप्लोमा कर सकते हैं और उससे बहुत जल्दी आपको प्राथमिक शिक्षक के रूप में पढ़ाने का मौका मिल सकता है, यानी जीवन सेटल हो सकता है यहाँ के। ऐसा सपना जीवन उन्होंने बताया सेटल था। हो सकता है, हाँ। तो मुझे लगा ये तो बहुत सही है, फिर अपन ट्वेल्थ के बाद बीएसटीसी कर लेते हैं और उसके बाद अपन टीचर बन जाएंगे। ये सबसे बड़ा ख्वाब था उसके सबसे उनके बड़ा कहने। ख्वाब था। ये सबसे बड़ा ख्वाब था उनके कहने पर मैंने जो है वो 2 साल का शिक्षा शास्त्र में डिप्लोमा किया और रीट एग्जाम होता है राजस्थान में, उसके माध्यम से मैं 2018 में अ, जो है थर्ड ग्रेड टीचर के रूप में, प्राइमरी टीचर के रूप में जो है मुझे जॉब मिली थी। हाँ। यहाँ आकर जो है एक और निर्णायक मोड़ आता है मेरे जीवन में। मैं शिक्षक बन चुका था और जो मैं चाहता था अपने जीवन से, मेरे परिवार जो मुझसे उम्मीद करता था, वो मैंने पूरी कर दी थी। हम्म। इस समय 2017 में हमारे क्षेत्र में एक आईएएस अधिकारी बनते हैं, महेंद्र पाल गुर्जर। हमारे जी। क्षेत्र के पहले आईएएस अधिकारी थे। तो उन्होंने कहा कि आप अब यूपीएससी की तरफ रुख करो। तो हमने तो कभी यूपीएससी प्री पास को भी नहीं देखा था कि प्रीलिम्स पास करने वाले को ऐसे सोचते थे कि पता नहीं कितने बड़े ज्ञानी होंगे। तो मैंने कहा साहब मैं कर पाऊंगा क्या, तो उन्होंने कहा कि आप कर सकते हो, मैं कर सकता हूं, तो आप क्यों नहीं कर सकते। और बहुत आसान है, जो माहौल बनाया गया है कि यूपीएससी बहुत कठिन है, इतना कठिन नहीं है, अगर आप प्रयास करो तो हो सकता है। तो वो महत्वाकांक्षा मेरे मन में उन्होंने जगाई कि आप यूपीएससी की तैयारी करो। और उसके बाद भी सर हिम्मत नहीं हुई कि सीधा यूपीएससी की तैयारी करें। इसलिए हमने पीसीएस की तैयारी की तरफ रुक किया कि पहले आरएस की तैयारी करते हैं, यहाँ कुछ होता दिखेगा तो फिर यूपीएससी की तरफ बढ़ेंगे। फिर कैसे किया आगे? फिर सर 2018 में मैं जयपुर आया और वहां मैंने आरएस की कोचिंग ली। ठीक पहली बार मैं जीवन में किसी कोचिंग में पढ़ रहा था, पॉलिटी हिस्ट्री इकोनॉमी इस तरह से चीजें मैंने पहली बार जीवन में समझना शुरू किया था। है। तो मैं यही जान मैं इसी से खुश था कि चलो कम से कम यहाँ पढ़ रहे हैं और वो जो सीख रहे हैं वही काम आएगा। आरएस का मैंने प्रीलिम्स दिया और प्रीलिम्स मेरा क्लियर हो गया। मेंस जब मैं पहला लिख रहा था तो मैं पढ़ता कम था और सोचता ज्यादा था। मैं ये सोचता था कि प्री क्लियर हो गया है, इसका मतलब एक सपना तो पूरा हो गया जीवन का कि अपना प्री हो गया, क्योंकि यही बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए। तो मैं सोचता था कि अधिकारी तो बन गए अपन। और फिर क्या होता है सर कि जब अपन छोटे गांवों से जाते हैं तो इस तरह की छोटी छोटी सफलताओं को अपन बांटना चाहते हैं। अपन ये नहीं समझ पाते हैं कि ये तो केवल एक पड़ाव है इस प्रोसेस में। प्री होना फिर मेंस इंटरव्यू बहुत लंबी प्रोसेस है। हम्म। तो मैं उस चक्कर में पहला मेंस उतने अच्छे से नहीं लिख पाया और मैं ज्यादा सपने देखता था, पढ़ता कम था। और फाइनली मैं ये सोचता था कि शायद मेरी 12वीं या 20वीं रैंक आएगी या मैं सिलेक्ट हो जाऊंगा, ऐसे बातें करता था। और बाद में जब रिजल्ट आया तो पता चला कि मैं इंटरव्यू होने से भी 40 नंबरों से रह गया। अच्छा। उस एक असफलता ने मुझे सिखा दिया था कि इस तरह से जो है सिलेक्शन नहीं होगा।
फिर हम्म। मैंने कोविड आ गया, और कोविड के दौरान शिक्षा विभाग में काफी अवकाश मिला था, और समय मैंने निकाला अपनी जॉब के साथ में। मैंने यूपीएससी की तरफ रुख किया कि एक बार यूपीएससी दे के देखते हैं कि चलो क्या है। फिर जब मैंने यूपीएससी का प्रीलिम्स दिया 2020 का, उससे पहले मैं प्रीलिम्स दे चुका था पेपर। मतलब इस तरह का माहौल था दिमाग में कि इतना कठिन पेपर आता है, सीसेट होता है, जीएस ऐसे आते हैं कि पूरे पेपर में 5 सवाल भी नहीं आएंगे, इस तरह का डर लेके मैं पहला अटेम्प्ट देने गया था। तो पहले अटेम्प्ट में मैंने आकर आंसर की भी नहीं मिलाई थी, नंबर भी नहीं देखे थे, रिजल्ट भी नहीं देखे थे। मैं तो केवल इसी से खुश था कि 2 पेपर लेके आए हैं, यूपीएससी के प्रीलिम्स लेके आए थे, 2 पेपर मिले हैं, उनको ला के घर पे रख दिया कि चलो दिए हैं अपने यूपीएससी। इस उम्मीद के बाद फिर मैंने 2020 का जब यूपीएससी का प्रीलिम्स दिया, तो मेरी पीसीएस की तैयारी की वजह से, मेरे कॉन्फिडेंस की वजह से मैं घबराया नहीं, मेरी एक्यूरेसी ठीक थी। मैंने जीएस के पेपर में ज्यादा से ज्यादा प्रश्न अटेंड किए, और इस वजह से 2020 का पेपर मेरा बैठ गया, और संयोग से मैं यूपीएससी का प्रीलिम्स पास कर गया। यहाँ से फिर मैंने अपने वैकल्पिक विषय को तैयार किया। जब मेंस लिखने का मौका मिल रहा था, तो मुझे लगा कि जीवन में ऐसा अवसर कभी नहीं आएगा कि मैं फिर से प्री पास कर जाऊं और मेंस लिखूं। तो मुझे लगा जो कुछ करना है इसी अटेम्प्ट में कर देना है मेंस। फिर मैंने 2020 का मेंस लिखा सर, और संयोग से मेरा मेंस भी क्लियर हो गया, हम्म। और मुझे इंटरव्यू देने का मौका मिल गया। इस तरह से तो मुझे लगा कि इसका मतलब ये तो बहुत आसान काम है। अगर प्री नहीं होना होता तो प्री क्यों होता, सीसेट क्यों होता, और मेरा मेंस कैसे क्यों निकला। तो मैं बहुत कॉन्फिडेंट हो गया कि इस बार शायद हिंदी माध्यम का जो है टॉपर हो सकता हूं मैं। लेकिन जब मैं इंटरव्यू दिया और मेरा फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ, तो बाद में मार्कशीट से मुझे पता चला कि मेरा इंटरव्यू कॉल तो केवल 2 नंबरों से हुआ था, जस्ट पास ही हुआ था। और इस चक्कर में मैंने 2021 के अटेम्प्ट की अच्छी तैयारी नहीं की, और मैं फिर से प्री फेल हो गया। तो एक बार मैं इंटरव्यू दे के अच्छा, आ रहा एक बार हूँ दूसरी। इंटरव्यू दिया, उसके बाद फिर प्री दोबारा अगली बार नहीं हुआ? प्री नहीं हुआ सर। यही यूपीएससी की सबसे खास बात है। हाँ, तो मुझे लगा कि ये सबसे बड़ा डिजास्टर इसलिए है सर, क्योंकि हमें उस सर्किल में बने रहना पड़ता है। आपका इंटरव्यू दिया आपने, सिलेक्शन नहीं हुआ कोई बात नहीं, लेकिन आपका प्री होना चाहिए। प्री होगा, फिर आप मेंस लिखोगे, तो उसमें आपको चीजें बहुत आसान हो जाएगी। लेकिन जब प्री नहीं होता है, आपके सारे दोस्त मेंस लिख रहे होते हैं, उनमें से कुछ सेलेक्ट हो जाते हैं, और आप पहले ही चरण से बाहर हो जाते हैं, तो वो चीज काफी दुखदाई होती है। उस समय खुद को प्रेरित करना, अपने आप को बनाए रखना मुश्किल होता है। बिल्कुल। फिर वो घड़ी कब आई जब आपने अपना सब कुछ झोंक दिया? वो घड़ी तब आई सर, जब जो है हमारे क्षेत्र के जिन अधिकारी का मैं नाम ले रहा हूँ, महेंद्र पाल जी, वो मेरे हम्म। जो है ब्रदर इन लॉ भी है, रिलेटिव है हमारे। तो उन्होंने कहा मुझे कि तुम जो है सपने बहुत देखते हो, पढ़ते कम हो, और मेहनत कम करते हो, और उम्मीद अपने आप से बहुत ज्यादा करते हो। हम्म। तुम क्या करते हो कि मैंने तुम्हें बैटिंग करने भेजा है, तुम पिच पे खड़े हो, और तुम्हें पता है कि 100 रन चाहिए, 200 गेंदें हैं तुम्हारे पास, लेकिन तुम वहां खड़े खड़े मुझे बता रहे हो कि सर मैं 5-6 छक्के लगा दूंगा, 10-15 चौके मार दूंगा, और ऐसे ऐसे मैं रन बना लूंगा, आप टेंशन मत लो। जब तुम खेलोगे कब, बैटिंग कब करोगे? ये बोलना अपनी तैयारी के बारे में कि मैं यूपीएससी एस्पिरेंट हूँ, देखो मैं इंटरव्यू दे के आया, सबको फोटो बताना, बातें करना, ये आपकी जो प्रयास है उनको कमजोर कर देते हैं। तो बिल्कुल। फिर मैंने बोलना बंद किया, बताना बंद किया, और 2022 का अटेम्प्ट बहुत चुपचाप से दिया, पूरी परिपक्वता के साथ दिया। मुझे ये नहीं लगे कि उस सबसे पहले जो मेरा प्रीलिम्स हुआ था वो संयोग की वजह से हुआ, इसलिए मैंने मेहनत की, और जो है खामोशी से तैयारी की, पूरी तरह से खामोशी से। और जब मेरा प्री हुआ, प्री के बाद मैंने मेंस, तो ये वाला जो 2022 का मेंस था, इसमें मैंने एक चीज अपने आप से कही थी कि अपने प्रयासों को सार्थक करना है, परिणाम फिर महत्वहीन हो जाएंगे, परिणामों से वंडरफुल। अपने को कोई लेना देना नहीं। बहुत क्योंकि सही। जब आप अपना सब कुछ लगा देते हैं प्रयास में, पूरी शिद्दत के साथ लिख देते हैं, फिर बहुत सी चीजें आपके हाथ में नहीं होती, कुछ विधाता भी तय करके रखता है आपके लिए। तो मैंने इस बार का अटेम्प्ट बहुत शिद्दत से दिया, मेंस मैंने बहुत अच्छे से लिखा, इंटरव्यू की प्रिपरेशन भी की। मैं इस भाव में आ गया था निर्मोही की तरह कि चलो होगा तो भी ठीक, नहीं होगा तो भी ठीक, अपना देख के छोड़ देते हैं। जब इंटरव्यू दिया, और अभी जो फाइनल लिस्ट आई थी यूपीएससी सीएससी 2022 की, उसमें मेरा 644वीं रैंक मुझे प्राप्त वंडरफुल। तो बड़ी शानदार कहानी रही, क्योंकि बार हुई। जी बार सर। फेल होना, और एक्चुअली अगर इस कहानी को ध्यान से देखा जाए तो सभी के लिए बड़ा मैसेज है, और वो ये है कि
एक छोटे शहर का बच्चा वो कैसा सोचता है, आप भी बिल्कुल उसी तरह पले बड़े। आपने पहले कहा कि टीचर बन गए साहब, हो गया, अब जितना होना था हो गया। तो जी एक सर। मैसेज ये है कि कभी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए, सपने बड़े देखने चाहिए। फिर आपने कहा कि भाई यूपीएससी के बारे में तो हम सोच भी नहीं सकते। तो जी आपकी जिंदगी में दो मेंटर आए, जिन्होंने जब 10वीं आप फेल हुए तब आपको एक बार मोटिवेट किया, और लाइफ में दूसरी बार जब आपको यूपीएससी के बारे में कुछ नहीं पता था, कि आपको लगता था शायद मैं सोच भी नहीं सकता इसके बारे में, तो किसी ने आपको मोटिवेट किया। तो लाइफ जी में सर। मेंटर्स की बड़ी भूमिका होती है, वो आपको बहुत मोटिवेट करते हैं। जो अगली सबसे बड़ी चीज है कि हम कई बार अपने प्रयासों में बड़ी गंभीरता नहीं लगाते, हम सपने बहुत देखते हैं। तो ये सभी के लिए जो है वो एक मैसेज है कि डे ड्रीमिंग और सपनों के बीच में अंतर होता है। हमें डे ड्रीमिंग से बचना चाहिए कि हमने जो हमें करना है वो बेस्ट करना है, और जिस दिन आपको ये समझ में आ गई, रिजल्ट आपके फेवर में चला आया। जी ये सर। जबरदस्त रहा। आपके परिवार की क्या भूमिका रही इस पूरे सक्सेस में? लोग कहते हैं अमीर होना या समृद्ध होना बड़ा जरूरी है, आप क्या सोचते हैं इस बारे में? सर परिवार की बताऊं तो जैसे मैं अपने परिवार का पहला 12वीं पास, पहला ग्रेजुएट और पहला सरकारी नौकरी लगने वाला व्यक्ति हूँ। क्या तो बात। शैक्षिक रूप से तो परिवार उतना सक्षम था नहीं, और आर्थिक रूप से स्थिति ठीक थी। मतलब ऐसा नहीं था कि सर मैं जो है कोचिंग की बड़ी रकम जमा करके किसी शहर में रह के पढ़ पाऊं, ऐसी स्थिति नहीं थी। लेकिन जब मेरे प्रयास जो थे और मेरी शिद्दत जो मेरी मेहनत जो थी उसे देखकर लोगों ने मेरा सपोर्ट भी किया। जैसे मैं महेंद्र पाल जी का नाम ले रहा हूँ, जो हिमाचल कैडर के आईएएस अधिकारी है। तो उन्होंने इस पूरे सफर में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा की, आर्थिक रूप से भी संबल प्रदान किया, और जब जब मुझे जरूरत पड़ती थी तो मैं उनसे सलाह लेता था। और वो हमेशा कहते थे कि आपको इस तैयारी में बहुत रियलिस्टिक रहना है, बहुत यथार्थवादी होकर रहना है। आप अगर स्वप्ननील इंसान हैं, बहुत सपने देखते हैं, बहुत तरह की उम्मीदें रखते हैं, तो फिर आप इस सफर में हो, सफलता की गारंटी है नहीं। और वो ये मान के कि एक हारी भी लड़ाई लड़ रहा हूं मैं, लेकिन कॉन्फिडेंस जो है और धैर्य, ये दो चीजें आपको बहुत सपोर्ट करेगी। तो उनका बड़ा योगदान था। इसके अलावा जो है सर, मेरी नौकरी लगने के बाद जो है मेरी शादी भी थी। और शादी होने के बाद कई तरह की जिम्मेदारियां और बढ़ जाती है। और एक साल पहले जो है जब मैं इंटरव्यू दे रहा था तो मुझे एक पुत्री का पिता बनने का सौभाग्य भी मिला था। तो ये सारी चीजें और जॉब के साथ तैयारी और परिवार को मैनेज करने में जो है मेरी पत्नी का भी काफी बड़ा योगदान था, क्योंकि उनके सहयोग के बिना जो है मैं ये कर नहीं पाता। इसके बिल्कुल। अलावा मेरे दादा दादी जो है, उन्होंने मुझे पढ़ाया है, 12th क्लास तक मैं उनके साथ रहा हूँ हमेशा। तो परिवार का ये था कि मेरे जो सपने थे वो सपने व्यक्तिगत नहीं होकर पूरे परिवार के थे। तो मैं उन्हें बताता था कि हर बार जब लौटता था कि इस बार इंटरव्यू में ये पूछा, मेंस में ये किया मैंने, वो किया। तो परिवार का सहयोग तो रहा ही है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अच्छा, जब तैयारी करने आप गए और पहली बार आपने कहा कि मैं आईएएस के बारे में तो सोच ही नहीं सकता था, जी तो सर। इस तैयारी का क्या एक रहा? प्रीलिम्स के लिए आपने फिर अपनी सोच से कैसे आप उभरे? या बहुत से ऐसे ग्रामीण क्षेत्र के युवा हैं या रिमोट एरिया के युवा हैं, वो भी यही कहते हैं कि साहब पहले कोई छोटी मोटी नौकरी लग जाए, फिर आईएएस वाईएएस के बारे में सोचेंगे। तो क्या मैसेज उनको देंगे कि मतलब जो आपने गलतियां करके सीखा है, आप अपनी गलतियों से बहुत कुछ जानते हैं, आप एक रोल मॉडल हो सकते हैं ऐसे सभी यूथ के लिए जो ग्रामीण पृष्ठभूमि से आते हैं, या जिनके यहाँ आईएएस का सपना भी देखने की मनाही है। जो अगर वो बता दें किसी को हम सिविल सर्विसेज के बारे में सोच रहे हैं, तो लोग उपहास करेंगे, उनका मजाक उड़ाते हैं। तो अपनी पूरी जर्नी के बारे में आप उनसे क्या, उनको सबक क्या देना चाहेंगे, उनको क्या सीख देना चाहेंगे? सर पहला सबक तो ये देना चाहूंगा कि अगर आप अपने पैरों पे खड़े हैं और आपके ऊपर परिवार की जिम्मेदारी नहीं है, आपके पास जॉब है, आर्थिक रूप से आप आत्मनिर्भर हैं, तो ये सफर थोड़ा आसान हो जाता है। आसान ऐसा हो जाता है कि फिर वो लड़ाई व्यक्तिगत हो जाती है। आप अपने लिए अधिकारी बनना चाहते हैं, वैसे आपके पास जॉब तो है ही जीवन निर्वाह के लिए। तो अगर आप आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है, तो सबसे पहले आपको एक जॉब ले लेनी चाहिए मेरे हिसाब से। सरकारी नौकरी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, जो आपको लगे कि मैं लौट के भी आऊंगा, इस लड़ाई में हार के भी आऊंगा, तो कम से कम मेरा जीवन इससे चल जाएगा। अब यहाँ बिल्कुल। किसी का मत अलग हो सकता है कि एक बार आप सब कुछ सिविल सेवा में झोंक दीजिए, फिर आप जीवन के उस क्षेत्र में वापस जाइए। तो मैं इस बात मैं ये ऐसा नहीं कर सकता था। इसलिए मैंने सबसे पहले अपने आप को सिक्योर आप किया। बहुत एक ऐसी पृष्ठभूमि से थे जहां पे आप आर्थिक रूप से मजबूत नहीं थे। बिल्कुल। तो मैंने अपने आप को सबसे पहले सिक्योर किया कि चलो मैं कम से कम ये तो कर ही लूंगा अपने जीवन में। उसके बाद मैं सिविल सेवा की तरफ आया। दूसरा सर, ग्रामीण पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों को मैं
कहना चाहूंगा कि दो तीन तरह के मिथ हैं यूपीएससी को लेकर, वो आपको तोड़ने समझना पड़ेगा उनको। पहला मिथ तो ये है कि अंग्रेजी अगर आपको नहीं आती तो आप यूपीएससी नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है। बहुत अच्छी बात कही है। जैसे सर। ये जी सर। सवाल इतना परेशान करता है, जबकि बार बार कहा जाता है कि यूपीएससी भाषा का नहीं, ज्ञान का इम्तहान है। जी लेकिन सर। वो ऐसा एक बन गया है चक्रव्यूह कि हम हिंदी वाले हैं तो हमारा सिलेक्शन नहीं होगा, वो होगा। नॉलेज की जो लड़ाई है वो थोड़ी सी अलग। तो मैं जी चाहूंगा सर। प्लीज, ये बहुत बढ़िया पॉइंट आपने उठाया, प्लीज पे कुछ कंटिन्यू करें। तो सर ये मिथ है कि जैसे अंग्रेजी नहीं आती तो आप सिविल सेवा नहीं कर पाएंगे। ऐसा नहीं है। मेरी अंग्रेजी बहुत वीक थी। मैं लिखने अंग्रेजी लिखना और पढ़ना दोनों ही बहुत कमजोर था। और एक तरह का मेरे अंदर डर बैठ गया था कि मुझे जीवन में कभी भी अंग्रेजी नहीं आएगी। मैं स्पेलिंग भूल जाता था, बोल नहीं पाता था, अच्छे से लिख नहीं पाता था, अंग्रेजी की हैंडराइटिंग बहुत खराब थी। तो मुझे ऐसा लगा कि अपना यूपीएससी नहीं होगा। पर जब मैं यूपीएससी की प्रोसेस में आया, तब मुझे पता चला कि यूपीएससी आपकी भाषा का ज्ञान चेक ही नहीं करता है। यूपीएससी केवल ये देखता है कि आप किस तरह के व्यक्ति है, क्या आप दबाव को, तनाव को, परिस्थितियों को समझ पाते हैं या नहीं पाते, या अपने आप को कम्युनिकेट कर पाते हैं या नहीं कर पाते। वंडरफुल। यानी आप किसी भी एक भाषा में आपका संप्रेषण ऐसा होना चाहिए कि आप लोगों को समझा पाओ। तो वो मेरा हिंदी था। मैं हिंदी बहुत अच्छे से समझता था, उसमें मैं कॉन्फिडेंट फील करता था। अंग्रेजी का जो मेरा डर था, हाँ, उसे मैंने तोड़ा जरूर। जैसे मुझे लगा कि मैं मेंस के पेपर में, अंग्रेजी के पेपर में फेल हो जाऊंगा तो मेरी कॉपियां बाकी की चेक ही नहीं होगी। वो कंपलसरी पेपर होता है और आपको पास करना होता है। तो मैंने उसके लिए मेहनत की है। और मेहनत करने में मैंने ये शर्म नहीं की कि मुझे छठी क्लास की अंग्रेजी की किताब भी पढ़नी पड़ी, तो वो मैंने पढ़ा। 10वीं क्लास बिल्कुल। की पास संजीव की पासबुक जो थी, उससे मैंने ग्रामर वापस अपनी ठीक की, आर्टिकल टेंस वगैरह मैंने पहली बार जो है अपने आप अपनी अंग्रेजी पे ध्यान देके उनको ठीक किया। और मैंने जब मेहनत की 2-3 महीने, तब मुझे पता चला कि अंग्रेजी भाषा सीखना तो हिंदी सीखने से बहुत भी आसान भाषा है। क्या बात कह दी आपने। हम्म। और आपको उस दिन लगा होगा कि बेवजह में इतने सालों तक इससे डरता रहा, वो परेशान होता। डर। जी सर, वो डर ही और आपको थी ये जो समझ बाधा में आ थी। गया कि ये प्रशासन की भाषा है, काम मुझे हिंदी में भी करना है, अंग्रेजी में भी करना है, तो सीख लो। और सीख लो। मुझे लगता है कि कल को अगर आप किसी जोन, किसी कैडर में जाएंगे, वहां की भाषा भी जरूरत पड़ी तो आप उसको सीख लेंगे। आज आप राजस्थानी बोल लेते हैं, हिंदी बोल लेते हैं, लेकिन कल को आप किसी ऐसे कैडर में गए जहां आपको उसकी भाषा सीखनी है, बहुत से अधिकारी हैं वो जाकर उस भाषा को, जो हिंदी भाषी है वो तेलुगु सीखता है, तमिल सीखता है, ठीक है, मणिपुरी सीखता है, तो डेफिनेटली आप सीखेंगे तो आपका ज्ञान बढ़ेगा। तो जी बड़ा सर। क्लियर मैसेज आपने दिया है कि हाँ, जितनी जरूरत हो वो सीख लो, और हिंदी वाले किसी से पिछड़े नहीं है। हिंदी माध्यम के लोग जो है वो बेहतरीन कर सकते हैं, और आप जीता जाता एग्जाम्पल सामने है। जी सर। एक चीज और जो है वो बड़ा आपसे बात करना चाहूंगा इसमें, कि स्टूडेंट कई बार अपनी पर्सनालिटी को लेकर ढेर सारा डायलामा क्रिएट कर लेता है, बहुत ढेर सारी चीजें कि यार मैं गांव से हूं, मैं गरीब हूं, मेरे पिताजी पढ़े लिखे नहीं हैं, मेरा आईएएस में होगा कि नहीं होगा। ये जो पर्सनालिटी डायलामा है जिसे हम लोग कहते हैं, अपने ऊपर ही क्वेश्चन करना शुरू कर देता है। क्या आप भी इससे गुजरे थे? जी सर, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैं 10th क्लास के बाद से ही लगातार इस बात को नोटिस करता आ रहा हूँ कि लोग मुझे किस तरह से देखते हैं, लोग मेरे बारे में कैसी बातें करते हैं, क्या लोग मुझे अच्छा समझते हैं। तो इस तरह का सोचना जो है वो वाजिब बात है। अगर आप सोचते हैं तो वो ठीक है। लेकिन सर ऐसा था कि जैसे मैं कभी मंच पे बोलने से डरा नहीं। भले ही मेरी भाषा उतनी खराब अच्छी ना रही हो, या मुझे मेरे पास उतना अच्छा कंटेंट नहीं रहा हुआ हो, लेकिन मैं ये सोचता था हमेशा कि जो है वो एक आत्मविश्वास था अपने अंदर कि जो है आप अपनी बात कहने से अपने आप को रोक नहीं सकते। तो व्यक्तित्व का विकास एक लंबी प्रक्रिया होती है। आप एक महीने में अपने व्यक्तित्व को गढ़ नहीं सकते, अलग तरह से बदलाव नहीं कर सकते। लेकिन इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए। जैसे मेरे अंदर कभी हीनता ग्रंथि नहीं थी कि मैं कक्षा 10 में फेल हो गया तो अब मैं लोगों को बताऊं कैसे, या जो है मेरी अंग्रेजी अच्छी नहीं है तो मैं लोगों को कैसे बताऊं। तो ये हीनता की भाव मेरे अंदर नहीं था। मैं खुद को लेकर जो मेरी सेल्फ की इमेज थी वो बहुत सही थी। मैं ये समझता था कि मैं अपने आप में जो है वो परफेक्ट हूँ, मैं ठीक हूँ, मैं सीख सकता हूँ। हाँ, आपको बदलना पड़ता है। जैसे आप कोई किताब पढ़े और आपका उसके अंदर बदलाव होना जरूरी है, तो आपको बदलना पड़ता है, उसको चीज को अपने व्यक्तित्व में जोड़नी पड़ती। अगर उस चीज के लिए आप तैयार हैं बदलने के लिए, तो फिर ऐसी कोई चीज नहीं है व्यक्तित्व जैसी जो आपको सिविल सर्वेंट बनने से रोक सके।
और ये बहुत सत्य बात है, क्योंकि आपको समाज में बदलाव करना है। जो व्यक्ति खुद जी में सर। बदलाव नहीं कर सकता, वो समाज में बदलाव कैसे करेगा? ये बहुत बहुत सही बात है। जी सर। और बदलाव ही इस प्रकृति का अंतिम नियम है, वो हर चीज जी बदलती रहती है। जी सर। निश्चित रूप से बहुत ही मजेदार जो है वो आपकी एक जर्नी रही है। और हिंदी साहित्य आपका रहा है, जी सर। तो हिंदी साहित्य लेने के पीछे क्या कारण था? सर इसके पीछे एक वजह ये थी कि मैं शुरू से ही जो है कविताएं और कहानियां लिखने का शौकीन रहा हूँ। हम्म। अब मैं अच्छी लिखता था या नहीं लिखता था वो तो बाद में पता चला मुझे कि मैं बहुत अच्छी नहीं लिखता था। लेकिन मैं अपने दोस्तों को सुनाता था, और अब जो भी चीजें मेरे मन में घटित होती थी मैं उनको कागज पे उतारने का शौकीन रहा हूँ शुरू से ही। हम्म। तो एक ये था कि चलो अपन अपना व्यक्तित्व साहित्यिक व्यक्तित्व है तो अपन हिंदी के साथ न्याय कर पाएंगे। मेरा जो डायलेमा था वो हिस्ट्री को लेकर और हिंदी साहित्य को लेकर था कि मैं इन दोनों में से कौन सी। हम्म। लेकिन बाद में जब मैंने जो है मार्क्स देखे, जो बच्चों का मार्क्स जो मिल रहे हैं वो ट्रेंड देखा, टॉपर्स से भी बात की, और हिंदी साहित्य का जो सिलेबस देखा, और उसमें सिलेबस के साथ साथ जो टीचर्स है उनकी उपलब्धता, वो सारी चीजें देखने के बाद मैंने ये सोचा कि हिंदी साहित्य मेरे लिए सबसे अच्छा होगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और फिर आपको इसकी तैयारी आपने जो है वो कितना समय लगाया, और कैसे इसमें आपने एक्सीलेंस लिया, अच्छा कैसे किया, मार्क्स कैसे रहे इस बार? जैसे सर मेरा पहला जो यूपीएससी का प्रीलिम्स हुआ था वो एक्सीडेंटली हुआ था, संयोग की वजह से हुआ। तो मैंने अपना ऑप्शनल जो है वो पहले तैयार नहीं कर रखा था। तो जब मुझे मेंस लिखने का मौका मिला तो मैंने 11 अक्टूबर 2020 को अपने हिंदी साहित्य का सिलेबस जो है खरीदा। इस बार मैंने थोड़ी अच्छी मेहनत की उसमें, मैंने टेस्ट सीरीज वगैरह भी लगाई और दूसरा गाइडेंस भी लिया। तो इस बार के मेरे नंबर जो है वो 261 नंबर है मेरे हिंदी साहित्य में, जो मेरी सफलता में उसका एक बड़ा योगदान। बहुत योगदान। अच्छा, जैसे कई बच्चे ऑप्शन को बड़े हल्के में ले लेते हैं कि प्रीलिम्स निकल जाए फिर लेंगे, तो ऐसे लोगों को आप क्या सलाह देना चाहेंगे? ऐसा नहीं करना चाहिए सर, क्योंकि जब मैंने 2020 का अटेम्प्ट लिखा था तो मैं 2.5 महीने केवल हिंदी साहित्य अपना वैकल्पिक विषय ही पढ़ता रह गया। और मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ इस वजह से कि मेरे जीएस में बहुत कम नंबर थे। तो मैंने जीएस पढ़ा ही नहीं, जबकि वो ही उतने ही महत्वपूर्ण थे मेरे लिए। तो उस साल मेरे जीएस के नंबर थे 330, और इस बार के अटेम्प्ट में मेरे जीएस में नंबर है 390 के आसपास, जो मैंने 60 नंबर अपने जीएस में बढ़ाए हैं। तो अगर मेरा प्री से पहले वैकल्पिक विषय तैयार होता तो मुझे इतना समय नहीं खपाना पड़ता, और हो सकता है 2020 के अटेम्प्ट में जीएस में मेरे अच्छे नंबर होते और मैं सिलेक्ट हो जाता। तो इससे वैकल्पिक विषय को तो प्री से पहले तैयार करके ही रखना चाहिए। सभी लोगों के लिए मैसेज बहुत क्लियर है कि ऑप्शनल को आप बहुत ही ज्यादा गंभीरता से पढ़ें। अच्छा, आपने नौकरी में जो है रहते हुए तैयारी की, और जी सर। बहुत से ऐसे आज यूथ हैं जो जॉब के साथ तैयारी करना चाहते हैं या कर रहे हैं और सफलता पाना चाहते हैं, लेकिन कई बार वो प्रेशर में आ जाते हैं कि सब नहीं मैनेज हो पा रहा है। तो आप उनको कैसे क्या सलाह देंगे, और उनको कैसे टाइम मैनेजमेंट के बारे में बताएंगे? जी सर, जैसे एक तो मेरी जॉब की प्रकृति ऐसी शिक्षा से जुड़ी हुई थी, मैं शिक्षक था, प्राइमरी टीचर था। तो भाग्य से मुझे समय मिल पाता था। इसके अलावा जो भी मैं पढ़ता था अ, वो हमेशा मेरे क्लास के अंदर, विद्यालय के अंदर जहां मुझे प्रयोग करने का मौका मिलता तो मैं प्रयोग करता। तो मेरे लिए समय, शिक्षा जब मैं पढ़ाता था उस समय भी वो मेरी तैयारी का ही समय होता था, और दूसरा जब मैं घर पे जितना समय निकाल पाता था उतना निकालता। इसके अलावा जब आप सर प्रयास करते हैं तो आपके आसपास के लोग आपको सपोर्ट करते हैं। जब किसी को संघर्ष करते हुए कोई देखते हैं तो उन्हें भी जो है ये लगता है कि ये इतना कुछ कर रहा है तो हम थोड़ा इसका समर्थन करते हैं, सहयोग करते हैं। तो बिल्कुल। मैं जिस विद्यालय में पढ़ाता हूँ, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय रूपपुरा, वहाँ के स्टाफ ने मेरा काफी सहयोग किया था। और जब मुझे ऐसा लग गया इस बार वाले अटेम्प्ट में, तो मैंने मेंस के लिए जो है विदाउट पेमेंट होकर जो है वो भी तैयारी की। छुट्टी लेनी पड़ी थी मुझे तो मैंने छुट्टी भी ली थी, क्योंकि इस बार मुझे अपना सब कुछ लगाना था। तो मैंने अवकाश भी लिया था, और बाकी जो समय मुझे मिलता था उसका मैंने पूरा सदुपयोग किया। तो टाइम मैनेजमेंट बहुत बड़ी चीज हो जाती है जब आप जॉब में रह के तैयारी करते हो। जी, वंडरफुल। इस तरह से तो आपने बहुत सी चीजें मैनेज की, और बड़ा अच्छा मैसेज दिया आपने हिंदी माध्यम में खास तौर पे छात्रों को कि अपना उत्साह बनाए रखें और चीजों को मैनेज करें बहुत अच्छे तरीके से। और अगर आप लगातार प्रयास करते हैं, खास तौर पे कभी आपको निराश होने की जरूरत नहीं। आपके मार्क्स आपका करियर डिसाइड नहीं करते हैं, जी और सर। आप ये चीज बहुत अच्छे से समझा दिए। आप 10वीं क्लास में फेल हुए, पढ़ाई छोड़ने का मन कर लिया,
और जिंदगी में मेंटर्स की बड़ी इंपॉर्टेंट भूमिका होती है, वो जो आपको जी प्रेरित सर। करता है, वो जो आपको रास्ता देता है। तो डेफिनेटली अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है। जी सर। धन्यवाद मिस्टर गुजरी, और मैं उम्मीद करता हूँ इस बार आप रैंक इंप्रूवमेंट के लिए एग्जाम दे रहे होंगे। जी सर। और पूरी फैमिली की तरफ से, उजान परिवार की तरफ से, सभी बच्चों की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई। इस बार आपकी रैंक और अच्छी है और थैंक यू आप सर। एक बेहतरीन अधिकारी बन के निकले। आने वाले समय में आप सबको प्रेरित करें। और वाकई में आप प्रेरणा स्रोत हैं, और खासतौर पे हिंदी माध्यम को आपने बहुत अच्छा मैसेज दिया है कि भाषा नहीं, ज्ञान पर फोकस करो। जी और ये सर। एग्जाम जो है वो बहुत आसान है, बस इसकी प्रक्रिया का पालन करो। और अगर प्रक्रिया का पालन कर लिया तो ये एग्जाम आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा के रहेगा। जी धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू। धन्यवाद।